नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। बहुत स्पेशल चीज़ मैंने आज देखी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मैंने दो इम्पोस्टर सिंड्रोम फील करने वाले लोगों का इंटरव्यू देखा। दोनों, क्या मतलब है इसका? दो ऐसे लोगों का जो कमाल का काम करते हैं, एटलीस्ट उनका बहुत काम देखा है हम लोगों ने, हम सब ने। और फिर भी जब उनको देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, तो सुपर हम्बलनेस। नाग अश्विन नाम के एक डायरेक्टर हैं, जानते हैं आप उनको? कल की फिल्म के डायरेक्टर। और वो इंटरव्यू में बैठे हैं अश्वत्थामा के साथ। कौन? बिग बी, अमिताभ बच्चन जी के साथ। अमिताभ बच्चन जी फिल्मों में रिटायर होने से पहले बीच में जब गए थे बिजनेस करने के लिए, और उस समय उनके अंदर में आ गया था क्वार्टरबैक सिंड्रोम। बिजनेस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन इस इंटरव्यू में देखा तो दोनों लोग बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल हैं। उस वीडियो को खाली उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए ही देखना चाहिए आपको, और झूठी नहीं थी, एकदम ऑनेस्ट। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशन में घुसना चाहते हैं, किसी सीरियस काम में घुसना चाहते हैं, या किसी भी काम में सीरियसली घुसना चाहते हैं, तो बिना इम्पोस्टर सिंड्रोम फील किए आगे बढ़ नहीं सकते। डिफ़ॉल्ट मोड हम में से ज़्यादातर लोगों का, मतलब नॉर्मली क्वार्टरबैक सिंड्रोम ही है। हम ओवर कॉन्फिडेंट ही हैं। आजकल हम लोग स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, और सबसे पहला चैप्टर है टू बी अ बम्बल बीज। अभी उसका स्टोरी आएगा लास्ट में, एकदम लास्ट में। बट इस चैप्टर में उन्होंने साफ साफ कहा है, अवॉइड बिग रिस्क्स। जब भी हमारे पुलक प्रसाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अवॉइड बिग रिस्क करने की कोशिश करते हैं, और उसके कुछ नियम बना रखे हैं उन्होंने। तो उसी में से एक नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। ये लास्ट नियम है, नॉट अलाइनिंग विथ अनअलाइंड ओनर्स। ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं लगाएंगे जिसके ओनर्स अनअलाइंड हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अलाइंड या अनअलाइंड किसी भी बिजनेस में कोई है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? मतलब समझ गए? अलाइंड या अनअलाइंड, क्योंकि ये ऐसे किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाते जिसमें ओनर्स अनअलाइंड है। अलाइंड मतलब साथ साथ चलते हैं बिजनेस के। जब तक किसी चीज़ को अपने अंदर में नहीं डालेंगे ना, अपनी लाइफ के साथ, तब तक उसको समझना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं किसको ट्रेन करना चाहूँगा? वैभव को या गरिमा को? किसी भी काम के लिए, जैसे आजकल स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट की बातचीत चल रही है, तो मैं किसको ट्रेन करना चाहूँगा? वैभव को कि गरिमा को कि शिरीष को? अभी तो खैर आप दोनों ही हैं। जो इंटरेस्ट दिखाएगा उसको मैं सिखा पाऊँगा, बट किसको मैं सिखाना चाहूँगा? सबको। किसके साथ में ज़्यादा मेरा स्वार्थ किसके साथ जुड़ा हुआ है? अलाइंड मतलब स्वार्थ। मेरा काम है रिम्पी स्कैन का और डीप नॉलेज का, तो उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? वैभव और गरिमा। वो एक हाउस मेंबर है, फैमिली मेंबर है, बट काम के साथ अलाइंड नहीं है। इस चीज़ को मैं इसलिए जानबूझ के पर्सनल बना रहा हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। ज़्यादातर कंपनीज खराब करेंगी, बट बहुत 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, 5 लाख से ज़्यादा कंपनीज ख़त्म हो चुकी होंगी, चालू होते ही साल भर में ख़त्म हो गई होंगी। बट इस 5000 में भी आपको जो बेस्ट है उनको चूज़ करना है, उनको खोजना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये खोजते हैं अनअलाइंड ओनर्स। एज एन आउटसाइड एंड पैसिव ओनर, we at Nalanda want the company owner to align their interest with the shareholders.
जब ये किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शेयर होल्डर। कहते हैं हम बाहर के शेयर होल्डर हैं, पैसिव ओनर हैं। एक्टिव ओनर वो होते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। नालंदा में वी वांट कंपनी ओनर्स टू अलाइन देयर इंटरेस्ट विथ शेयर होल्डर्स। हम ये चाहते हैं कि कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो। मतलब उनको भी ऐसा होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स भी पैसा कमाएं, हम भी कमाएं। द कंपनी मस्ट डू दिस इन एन एथिकल सस्टेनेबल मैनर दैट इज़ फेयर टू ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। देखिए, शेयर होल्डर्स के बारे में जब कोई सोचता है ना तो बड़ा ख़राब माना जाता है कि भाई तुम कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे हो, खाली शेयर होल्डर के बारे में सोच रहे हो। शेयर का भाव बढ़ जाए और ढेर सारा पैसा कमा के लोग निकल जाएं, जो लोग पैसा लगाए हैं। तो कह रहे हैं लेकिन जब भी कोई कंपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव एज शेयर होल्डर्स ऑफ एनी बिजनेस, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। हम जब किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पुलक कहते हैं हमारा खाली एक और एक ऑब्जेक्टिव है, खाली एक ही गोल है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। कि वो लंबे समय में जो कंपनी आज 50 करोड़ की है वो 500 करोड़, 50,000 करोड़ की बड़ी कंपनी हो जाए। यही काम है लॉन्ग टर्म में। और इस चीज़ के लिए कंपनी को एथिकल होना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, सस्टेनेबल मैनर। ऐसा नहीं करे जैसा बायजूस के साथ हुआ, डांट डांट के थका थका के काम कर रहे हैं। जैसे अभी कल ही श्रद्धा बता रही थी कि उसके मैनेजर्स डांट रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, बल्कि इतना डांटा एक को, बेचारी एक मैनेजर बेहोश होकर गिर गई। हाँ, तो कह रहे हैं सस्टेनेबल मैनर से करना चाहिए, विच इज़ फेयर टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ताकि जो चीज़ फेयर हो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए, वेंडर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए, सबके लिए फेयर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बट एज स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, नॉट एवरी ओनर हैज़ द सेम ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं आपको अजीब लगेगा, कंपनी बनाते हैं लोग, लेकिन फिर भी सभी ओनर्स का सेम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। देर आर ब्रॉडली 3 कैटेगरीज ऑफ ओनर्स दैट वी अवॉइड टू मिटिगेट आवर टाइप 1 रिस्क। कह रहे हैं 3 टाइप के अलग अलग ओनर्स होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं टाइप 1 रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ये टाइप 1 रिस्क क्या है? मतलब हम लोग मरे ना था कि हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब न जाए। सबसे पहले टाइप के ओनर्स होते हैं, हम लोग वो ना गलती कर दे जो हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम वो गलती ना करें जो हमें नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। सबसे पहले टाइप के ओनर्स हैं गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस, एनटीपीसी, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस, एसबीआई, सफाई। खैर सफाई तो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस नहीं है, वो गवर्नमेंट ओन्ड, उसके शेयर नहीं बिकते। अब सफाई, हाँ, आईआरसीटीसी, अब ये सब के सब गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस हैं। अनलाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। बोलते हैं फॉरेन में नहीं है, लेकिन इंडिया में खूब बड़ी बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड, जहाँ पर पब्लिक में उनके शेयर ट्रेड किए जाते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज चीप फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टर। दे हैव बीन अनहैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। बोलते जो लोग भी सस्ता स्टॉक खोज रहे हैं उनके लिए ये सस्ता स्टॉक है, ये हमेशा सस्ते होते हैं। आई से अनहैप्पी, आई मीन अनहैप्पी बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज चीप बिजनेसेस ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टे चीप। कहते हैं ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि ये सस्ते तो मिलते हैं लेकिन ये हमेशा सस्ते ही रहते हैं, इनका रेट बढ़ता ही नहीं है। सम फंड मैनेजर्स may have figured out a way to invest successfully in government owned businesses, but we want to achieve multiple objectives with these businesses. कहते हैं कुछ लोग इन गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस से भी कुछ पैसा कमा पाते हैं, लेकिन हम ढेर सारी चीज़ें करना चाहते हैं, some of which may have nothing to do with enhancing the values and profit. But we will not invest in any government. But we will not invest in a government owned enterprise at any price. किसी भी रेट पर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को हम नहीं लगाएंगे पैसा। ढेर सारे फंड मैनेजर कमा लेते हैं लेकिन हम नहीं। हाँ, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम 2 चीज़ें चाहते हैं, एक तो प्रॉफिट चाहते हैं, दूसरा हमारी पोर्टफोलियो का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, इंडियन स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट regularly resort to farm
लोन, फार्म लोन वीवर्स। अच्छा, इससे आपको समझ में आएगा क्यों। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए समझिए, इंडिया के स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। इसके पहले बड़ी सही लाइन बोली है। क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स विद देयर बिजनेसेस, सम ऑफ व्हिच मे हैव नथिंग टू डू विद एनहांसिंग वैल्यू एंड प्रॉफिट। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट क्यों वैल्यू नहीं बढ़ा पाती? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंपनी से खाली पैसा नहीं कमाना चाहती, वो एक साथ मल्टीपल चीज़ें करना चाहती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि चलो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, और उस प्रोसेस में आपको जल्दी सुबह उठाना चाहता हूँ, थोड़ा संस्कार भी सिखाना चाहता हूँ, थोड़ी अंग्रेज़ी भी सिखाना चाहता हूँ। मल्टीपल चीज़ें गवर्नमेंट इनसे करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए, इंडियन स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट रेगुलरली रिजॉर्ट टू फार्म लोन वीवर्स। इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों समय समय पर जो गरीब किसान होते हैं, वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, उनको लोन देते हैं, उसके बाद लोन माफ़ कर देते हैं। दिस इन्वॉल्व्स फॉर गिविंग द लोन ऑफ फार्मर्स हु हैव बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स। तो जो उसको फोर लोन वीवर बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए हैं उसको माफ़ कर दिया। द लोन वीवर ट्रेंड स्टार्टेड इन 1990s। ये एक ट्रेंड हो गया है गवर्नमेंट का, 1990s में शुरू हुआ था। फर्स्ट वीवर वॉज $1.4 बिलियन। जो सबसे पहला लोन की माफ़ी दी गई थी वो थी $1.4 बिलियन एंड कंटिन्यूज टुडे, और आज भी चल रही है। Almost every state and federal government has gotten in the bandwagon over the past 3 decades. पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट इसी हरकत में पड़ गई है। दिस में सूट द गवर्नमेंट एंड मे बी इवन द फार्मर्स। इसमें गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होता है, उनका नाम हो जाता है, और बेचारे गरीब किसानों को भी। आई से मे बी बिकॉज फार्मर्स मे नॉट फाइंड इट ईजी टू बोरो द नेक्स्ट टाइम दे गो टू द बैंक। कह रहे फार्मर को भी शायद ही फ़ायदा हो, क्योंकि एक बार कोई फार्मर अपना लोन पूरा नहीं कर पाएगा तो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, इसलिए दोबारा उसको लोन नहीं मिलेगा। बट इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर हमने उस बैंक में, उस शेयर में पैसे लगा रखे हैं तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि लोन की वजह से वो आया था, हाउसिंग बबल आया था। इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू रिवॉर्ड अ सीनियर ब्यूरोक्रेट बाय गिविंग देम अ सीनियर पोजीशन एट अ गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस। ये अनयूजुअल नहीं है कि एक इंडियन गवर्नमेंट किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को, किसी बड़े आईएएस ऑफिसर को या किसी पॉलिटिशियन को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देती है गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस में। अगेन दिस में सूट द ब्यूरोक्रेट बट नॉट द शेयर होल्डर। अब वो आदमी किसी काम का ही नहीं है, बना दिया उसको इंपॉर्टेंट आदमी, तो वो आदमी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन हमको कोई पसंद नहीं है, उससे शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव नथिंग अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स बट द स्किल रिक्वायर्ड टू रन अ कंपनी सक्सेसफुली इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज नॉट द सेम एज दैट नीडेड टू मैनेज डिस्ट्रिक्ट और डिवाइज साउंड लोकल सोशल पॉलिसी फॉर अ स्टेट। बोलते उस आदमी के पास चाहे कितना भी स्किल्ड हो, लेकिन उसको एक सक्सेसफुली रन करने वाली कंपनी नहीं आती है। उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सोशल पॉलिसी कैसे बनाते हैं उस लेवल पे कुछ आता जाता नहीं है। सम बिजनेसेस स्पेशली द पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज ओकेजनली बिकम कैश रिच। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ONGC है, इंडियन ऑयल हैं, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनीज हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है एंड गवर्नमेंट देन यूजेस देम एज अ पिगी बैंक टू मैनेज देयर फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट उसके पैसे को ले लेगी और जो सरकार के खजाने में पैसा कम हो गया है, घाटा हो गया है, उसमें भर देगी, पिगी बैंक की तरह यूज़ करती है। इट सूट्स द गवर्नमेंट बट हाउ कैन दिस बी बेनिफिशियल फॉर अ शेयर होल्डर। इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होता है, लेकिन उस कंपनी का स्टॉक का रेट बढ़ता ही नहीं है। It is not that the government objectives are wrong. They make sense in the light of the multiple constituencies whose needs they are trying to meet. कह रहे हैं गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर रही है, वो अपने हिसाब से सही कर रही है, क्योंकि उसको ढेर सारे लोगों का, गरीब लोगों का हेल्प करना है। Their objectives are different from ours. खाली ध्यान ये रखना है कि उनका ऑब्जेक्टिव हमारे से अलग है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में पैसा नहीं लगाते। दूसरे टाइप के ओनर्स होते हैं, वी अवॉइड रिलीजियसली, इज द लिस्टेड सब्सिडरीज ऑफ ग्लोबल जायंट्स। लिस्टेड सब्सिडरीज ऑफ ग्लोबल जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ग्लोबल जायंट्स, उनकी एक सब्सिडरी, एक छोटी कंपनी यहाँ पर लिस्ट कर दी गई है। A few decades ago, Indian government forced all Indian subsidiaries of global multinational companies to list in the domestic market. कुछ साल पहले
कुछ दशक पहले इंडियन गवर्नमेंट ने सभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बोला तुम्हें यहाँ पर अपनी कंपनीज़ को यहाँ लिस्ट करना है लोकल में. गवर्नमेंट MNCs लाइक क्यूमिंस, नेस्ले, P&G, सीमेंस, यूनिलीवर एंड मेनी अदर्स हैव लोकली लिस्टेड सब्सिडरीज. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं क्यूमिंस जैसी, नेस्ले या P&G या सीमेंस या हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब ने लोकल में इंडिया में एक एक ऑफिस खोल दिया, एक एक कंपनी खोल दी. समार लिस्ट कर दी, कंपनी खोल करके यहाँ पर उसका नाम डाल दिया स्टॉक मार्केट में. सम आर फेयरली लार्ज बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, और कुछ कंपनी का जो सब्सिडरी भी है वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि यूनिलीवर सब्सिडरी इन इंडिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी है. जो वर्ल्ड की कंपनी है यूनिलीवर, उसकी इंडियन सब्सिडरी खाली उसी की वैल्यू $70 बिलियन है. यूनिलीवर अलग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर मेन कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उसकी वैल्यू इंडिया में $70 बिलियन. At first glance, it may appear that these MNCs should be aligned with the Indian minority shareholders. सबसे पहले तो आपको लगेगा यार इस कंपनी का इंडिया में अगर खुली है और इंडिया में लोग पैसे लगाते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो उसके लिए तो वो लोग चाहेंगे कि अलाइंड हों. बट देर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेज व्हेन दे वरंट. लेकिन ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर वो नहीं थे, अलाइंड नहीं थे. अ फ्यू डेकेड्स अगो अ लार्ज ग्लोबल MNC with a listed company in India set up a separate fully owned subsidiary. एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, कुछ साल पहले एक बड़ी सी, नाम नहीं बताया, MNC थी जिसने इंडिया में एक सब्सिडरी खोली और उसको लिस्ट कर दिया, एक सेपरेट फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी. दिस मेक्स नो लॉजिकल सेंस बिकॉज द ग्लोबल जायंट हैज़ ओनली वन लिस्टिंग इन इट्स होम मार्केट. इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो होम मार्केट था जहाँ की वो कंपनी थी वहाँ पर केवल एक कंपनी थी उसकी. For a minority shareholder of the listed Indian business, this was a stab in the back because the fully owned subsidiary now does a significant amount of business. ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर चक्कू है, उनकी पीठ में छोरा भोंका गया है, क्योंकि उनकी जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है यहाँ पर नाउ डज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिजनेस, अब ढेर सारा काम करती है. अच्छा, सो वाई वुड द पेरेंट कंपनी डू दिस? Isn't it interested in value creation? Yes, it is. It is more interested in value creation of the parent, not the Indian listed child. अच्छा, तो वो अपनी उधर वैल्यू कर बढ़ाना चाहते हैं. हाँ, अगर मैं कोई फॉरेन की बहुत बड़ी कंपनी हूँ, बहुत अच्छे से चल रही है कंपनी, कोको कोला है, और इंडिया में आकर के मैंने एक दूसरी कंपनी बना दी, कोको कोला, इंडियन कोको कोला, और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसमें से धीमे धीमे पैसा निकाल करके वो बड़ी कंपनी में जाएगा, वो ये इस कंपनी को रेट नहीं बढ़ाएगा. और हमने तो पैसा लगा रखा है इंडियन सब्सिडी भी लगाया है, तो वो पेरेंट कंपनी को प्रॉफिट देगा, ना कि इंडियन को. By creating a separate fully owned business, the global MNC has ensured that value accrues to the shareholders in its home market at the cost of the Indian minority shareholders. तो यहाँ पर इंडियन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उसमें पैसा लगाएंगे, लेकिन फ़ायदा होगा बड़ी कंपनी में. इट गेट्स वर्स्ट, इससे भी खराब हो जाता है. फ्रेंड्स हु हैव वर्कड फॉर मेनी ईयर्स इन MNC हैव टोल्ड मी दैट इट्स बेस्ट मैनेजर्स वर सेंट टू प्राइवेटली हेल्ड बिजनेसेस नॉट लिस्टेड कंपनीज. बोलते मेरे दोस्त ने बताया कि जो MNC कंपनी होती है उसमें जो सबसे अच्छे अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो उनके प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस में भेज दिए जाते हैं, ना कि लिस्टेड कंपनीज में. व्हाट अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर डू? एब्सोल्युटली नथिंग. और कौन क्या करेंगे? आज हम लोग शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे. मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बड़ी कंपनी बनाता हूँ, मेरे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें से देखता हूँ यार ये 10 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने एक दूसरी कंपनी बना रखी है, वो मेरी अपनी खुद की है, ये शेयर होल्डर्स की है, इसमें मेरे पास 500,000 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें खाली मैं और मेरी वाइफ हैं, और इस बड़ी कंपनी में काम करते करते पैसा या मैनेजर्स मुझे मिल गए ढेर सारे अच्छे अच्छे, तो यहाँ से निकाल के वहाँ पे रखना. इसलिए मैं कह रहा था कि गरिमा बेचारी हमारे फैमिली बिजनेस के साथ में अलाइंड नहीं है. इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, एक फैक्ट है. गवर्नमेंट के बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं. हम लोग गए होटल में, ताज होटल में गए थे, उस होटल को देख लो और आप गवर्नमेंट के होटलों को देख लो. हम लोग वहाँ गए थे भीमताल में, तो एक गवर्नमेंट का होटल था, उसका खाना इतना बेकार था, मिर्च से भरा हुआ. बेचारे एम्प्लॉयज़ जो खाना बना रहे थे उनकी हालत, किचन की हालत, सब जगह पद से पत्थर हालत थी, बहुत बेकार हालत थी.
क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड थे, जो उनकी नौकरी जाएगी नहीं, चाहे वो काम करें चाहे ना करें, अच्छे से करें चाहे ना करें। इसलिए ये बोलते हैं हम उसमें पैसा नहीं लगाते। नॉट ऑल MNCs रिजॉर्ट टू सच शिंघैनियंस बट इनफ डू। बोलते हैं सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनी MNCs इस तरह की बदतमीजियाँ नहीं करती हैं, लेकिन काफ़ी करती हैं। इवन इफ एन MNC हैज़ behaved well in the past, there is no reason it wouldn't change its mind in the future. अब कह रहे हैं मान लीजिए कोई MNC बड़ी कंपनी है, उसने पहले बहुत अच्छे से काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में भी वैसे की वैसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं अपना दिमाग। There is a structural problem with an arrangement in which a parent also has a listed subsidiary. कहते हैं जब कोई कंपनी बड़ी कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी, मेन कंपनी सब्सिडरी कहीं पर लिस्ट हो जाती है, उस स्ट्रक्चर में, उसकी रूपरेखा में गड़बड़ी है। वी हैव बेटर थिंग्स टू डू दैन पार्टिसिपेट इन द इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों में लड़ाइयाँ चलती हैं, ट्रूस चलता है। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले, आप लोग नहीं थे, हैबिट, पावर ऑफ हैबिट नाम था शायद उस बुक का। उसमें 2 डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट और एक दूसरा डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में बहस चल रही थी कि वो जो बिजली का तार में से आग निकल रही है वो तुम्हारे क्षेत्र में है, वो तुम्हारे क्षेत्र में है। और सामने काम छोड़ दिया और आग लग गई, बहुत से लोग मर गए। उसको नाम दिया ट्रूस, जहाँ पर दोनों सही होते हैं लेकिन दोनों अलाइंड नहीं होते। इसलिए जब आप लोग बहस करते हैं ना, तो मुझे दिखाई देता है आप लोग एक सिंगल थीम के साथ अलाइंड नहीं है। आप अलाइंड का मतलब समझ पा रहे हैं? अलाइंड मतलब साथ साथ चलना। आपका इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट के साथ में एक होना चाहिए। जैसे यही आग लगी थी, अगर वो कंपनी में जो एम्प्लॉइज थे वो कंपनी के साथ अलाइन होते तो लड़ाई तो चल रही रहती, लेकिन पहला इशू होता कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। एग्जैक्टली पहले इसको काम को खत्म करो, उसके बाद देखो। उसको बोलते हैं अलाइन होना। लास्ट, वी आर नॉट फैंस ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स। अब अगर दिलीप सर या और लक्ष्मी अलाइन होते कंपनी के साथ, तो लड़ाई तो रहती कि मुझे काम नहीं करना, लेकिन वो कैसे भी करके काम करवाते क्योंकि अलाइन है ना। जैसे आदमी घर में बच्चों से काम कराता ही है, एक माँ बाप बच्चों को छोटे बचपन में तो कम से कम डांट डांट के पढ़ा लिखा करके कैसे भी करके खाना खिलाता है, बीमार है तो दवाई खिलाता है। वहीं पर किसी और का बच्चा है, खाए दवाई तो खाए, नहीं तो बाढ़ में जाए, हमको क्या। तो वो अनअलाइंड है। अच्छा, लास्ट, बेचारी टाटा जैसी कंपनी में नहीं आती इनकी लिस्ट में। वी आर नॉट फैंस ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स। हम इंडिया के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनको कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है, जो एक कंपनी के अंदर में 20 कंपनी आती हैं, उनके भी फैंस नहीं हैं। द बेस्ट नोन इज टाटा ग्रुप विच जमशेद जी टाटा एस्टैब्लिश्ड इन 1868। बोलते हैं इसमें सबसे अच्छा ग्रुप है जमशेद जी टाटा के द्वारा चालू किया गया 1868 में टाटा ग्रुप। The group has 29 listed businesses with combined revenue of 128 billion and a market value of 311 billion as March 2022. टाटा ग्रुप के साथ में टोटल उनके पास 29 अलग अलग लिस्टेड बिजनेसेस हैं जिनका कंबाइंड रेवेन्यू, मतलब पैसा जो आता है वो 128 अरब है, डॉलर है, और मार्केट वैल्यू जो उसने क्रिएट किया है वो 311 अरब डॉलर है मार्च 2022 में। They manufacture steel, gold jewelry, एयर कंडीशनर्स, टी, कार्स। ये लोग क्या क्या बनाते हैं टाटा वाले? स्टील बनाते हैं, सोने की ज्वेलरी बनाते हैं, एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कारें बनाते हैं। हाँ, ये बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन देखिए जानबूझ के एकदम अलग अलग चीज़ें दिखाया उन्होंने। दे ओन एंड ऑपरेट 5-star लग्जरी होटल्स फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क। बोलते हैं इनके पास अपना खुद का है 5-star होटल, बम्बई से लेकर के न्यूयॉर्क तक। ताज होटल उन्हीं का है। देर आर मेनी अदर्स लाइक अडानी, आदित्य बिरला, L&T, महिंद्रा, RP संजीव गोयनका। इस तरह की बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। जैसे अदानी ग्रुप है, गोयनका तो स्कूल्स का है ना? गोयनका के बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं, स्कूल्स उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो आदित्य बिरला है, L&T, महिंद्रा, तो इस तरह के ढेर सारे बड़ी बड़ी फैमिली या ग्रुप कह दीजिए। दे टिपिकली रन अ गमुट ऑफ अनरिलेटेड बिजनेसेस अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री। ये लोग बहुत पैसे वाले हैं
और ये ढेर सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस चलाते हैं जो कि एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं, अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अब सुनिए, वी बिलीव दैट वैल्यू क्रिएशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू सस्टेन्ड फोकस। ऑथर कह रहे हैं हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अभी टाटा का जो शेयर है, कोई भी एक शेयर लीजिए टाटा का, उसकी कीमत कितनी होगी? टाटा स्टील लेते हैं, वो सस्ता है। टाटा स्टील कितने का है? ₹163। 163 रुपये। ठीक है, अच्छी बात है। और वहीं पर हमने पढ़ा, अभी आगे भी पढ़ेंगे, पेज इंडस्ट्रीज़, वो कितने का है एक शेयर? 46,000 का है। 46,000। 42,000 14 रुपये। फिर से बताइए सबको। 42,000 टाटा का टाटा का 163 रुपये का एक शेयर है, और पेज इंडस्ट्रीज जो चड्डी बनियान की कंपनी है, उनका एक शेयर 42,000 का है। टाटा ग्रुप जिसको हम सब जानते हैं, इतनी बड़ी ग्रुप है, उसका एक शेयर 163। और पेज इंडस्ट्रीज़, आप लोग कंपनी का नाम जानते नहीं होंगे, खाली उसके अंडरवेयर बनियान बिकते हैं, टी शर्ट बिकते हैं, अंडरवेयर बनियान मेन बिकते हैं। उसकी स्टॉक मार्केट में वैल्यू है 40,000 रुपये से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग मल्टीपल चीज़ नहीं कर रहे हैं, इनका एक काम है। हाँ, कह रहे हैं सस्टेन्ड फोकस। जब आप किसी एक जगह पर सस्टेन करके, मतलब बहुत समय तक फोकस करके काम करते हो, तब जाकर के वैल्यू क्रिएट होता है। तो जो पेज इंडस्ट्रीज़ है वो 100 काम नहीं कर रही है, वो खाली अंडरवेयर बनियान यही काम कर रही है। इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगा रहे, क्योंकि वो मल्टीपल। एग्जैक्टली। हाउएवर, व्हाइल फोकस इज नेसेसरी, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। एक बात जानिए, फोकस बहुत ज़रूरी है, लेकिन फोकस से आपको गारंटी नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब ढेर सारे लोग इस वजह से भाग रहे हैं। बहुत कंपटीशन। मोस्ट फोकस्ड बिजनेसेस आरंट सक्सेसफुल। ज़्यादातर फोकस्ड बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं होते। सो हाउ डज वन अचीव एक्सीलेंस इन मल्टीपल एंटिटीज अक्रॉस एंटायरली डिफरेंट बिजनेसेस? तो भैया ये बताइए, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, अदानी है, अंबानी है, L&T है, महिंद्रा है, ये लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं? इट्स हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। अरे मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस इज टाटा ग्रुप कंपनी कॉल्ड TCS। TCS नाम की एक कंपनी है टाटा की, बहुत बड़ी ग्रुप है, ये टेक्नोलॉजी का कंपनी है। और मैंने सुना था, मैं और डॉक्टर MP दोनों एक बार गए थे कहीं बाहर, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हस्बैंड तो किसी स्टार्टअप में था, बोलता है बहुत काम करना पड़ता है, वाइफ बोलती मैं तो TCS में हूँ। और TCS में कोई अगर काम कर रहा है तो कहा जाता है उसकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब जैसी है। गवर्नमेंट जॉब मतलब आराम की नौकरी है, काम कम है, आराम ज़्यादा है, और पैसा तो मिले। बोलते बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी मिलता, फिर भी काम का बहुत प्रेशर नहीं। तो कह रहे हैं अब TCS ग्रुप है, हुज मार्केट वैल्यू इज़ अराउंड $150 बिलियन। TCS ग्रुप जो टाटा का है, उसकी कीमत मार्केट में $150 बिलियन है। वॉज अबाउट 25% मोर देन IBM इन द मिड 1922s। ये IBM से भी ज़्यादा कीमती हो गई थी 1922 में, मिड 2022 में। You may have seen this name splashed across Manhattan in November in the year sponsored the New York City Manhattan। आपने इसका अमेरिका के मैनहट्टन में देखा भी होगा, स्पॉन्सर किया था उसने, बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर। TCS is the exception that proves the rule। TCS जो टाटा की कंपनी है, जो इतना प्रॉफिटेबल है, ये एक्सेप्शन है, जहाँ पर सब क्लास में सब बच्चे फेल हो रहे हैं। एक बच्चा कोई टॉप कर गया, सब फेल हो रहे हैं, और वो मेरिट में नाम आ गया उसका, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा स्कूल है, स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चा फेल हो रहा है, एक बच्चा टॉप कर गया, तो वो एक्सेप्शन है, बिरला बच्चा है वो। TCS बिरला है। इनका एक शेयर प्राइस 4,300 का है, TCS का। Maybe the Indian conglomerates will succeed in creating great businesses across their entire portfolio one day, but we are unwilling to wait for glorious future।
कह रहे हैं हो सकता है इंडिया के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और बहुत वैल्यू क्रिएट करेंगे, लेकिन हम भैया उनके साथ नहीं लगाते पैसा। तो ये 3 टाइप के लोगों के पास पैसा नहीं लगाते। कौन कौन से? गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस, दूसरे कॉन्ग्लोमेरेट जो होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, और तीसरे सब्सिडरीज कंपनीज। तो फिर यूनिलीवर भी सब्सिडरीज कंपनी है ना? हिंदुस्तान यूनिलीवर सब्सिडरी है यूनिलीवर की। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की भी सब्सिडरी कंपनी है मेन पीएनजी की। खैर, तो ये पॉइंट है। अगर हिम्मत है तो एक और कवर कर लें इसी का। बस चलिए नेक्स्ट करते हैं, कल और बनाते हैं वीडियो। अब मेरे पोर्टफोलियो में कुछ और कंपनीज को फिर मुझे हटाना पड़ेगा। मैं भी अंते बिरला हटाऊंगा। बड़ी मुश्किल होगी, पता है, जब किसी कंपनी को आप पसंद कर लेते हैं कि यार इसके शेयर खरीदने हैं, तो ऐसा होता है जैसे कि आप गए दुकान में, कपड़ा सेलेक्ट करके आ गए, इसको खरीदना है, उसको बोल दिया भैया थान में से काट के रख देना, आकर पैसा देकर लेके जाएंगे, तब तक से किसी ने बताया ख़राब है, आपका पूरा मन लग गया था यार करना है, फिर मना कर दिया। अब टाटा में भी नहीं लगाऊँ मैं, महिंद्रा, टाटा। लेकिन ये क्या बताते हैं? ग्रेट इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली ग्रेट रिजेक्टर्स। तो मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा ये सब कंपनीज। चलो देखते हैं।